नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मोटो गुरु के अंदर। मैं अमित लांबा आज आपके सामने हाजिर हूँ एक और नई टेक्निकल वीडियो के साथ। आज की जो वीडियो होगी इसमें हम डिस्कशन करेंगे होंडा की CB350 के बारे में, जो कि हाइनेस के नाम से भी जानी जाती है। होंडा हाइनेस अमूमन लोग उसको बोल देते हैं। दोस्तों, अगर मोटरसाइकिल्स की दुनिया में देखा जाए तो होंडा की जो टेक्नोलॉजी है ये डोमिनेट करती है पूरी दुनिया को, चाहे वो मोटरसाइकिल्स की दुनिया हो चाहे वो गाड़ियों की दुनिया हो। आप जैसे देखते हैं टोयोटा है और होंडा है और उसके अलावा बहुत सारी कंपनियां हैं। तो होंडा की जो CB350 है ये भी एक जापानीज़ ब्रांड है, और जैसा कि मैंने अभी बताया कि जापानीज़ ब्रांड जो होती हैं वो टेक्नोलॉजी का बहुत ख्याल रखती हैं। तो यह मोटरसाइकिल क्वालिटी वाइज आप कह सकते हैं कि इसका कोई मुकाबला नहीं हो सकता किसी भी दुनिया की किसी भी कंपनियों के साथ, क्योंकि जापानीज़ जो टेक्नोलॉजी होती है ये वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी होती है। इसके बारे में हम कभी डिस्कशन करेंगे कि क्यों जापानीज़ ब्रांड्स बहुत अच्छी क्वालिटी इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, किसी ने सोचा भी नहीं था आज से 10 साल पहले अगर देखें कि कोई ऐसी कंपनी आएगी इंडिया में जो एक लगभग 100 साल से ऊपर एक कंपनी है रॉयल एनफील्ड, इसकी कंपटीशन के लिए वो कभी आगे आएगी। ऐसा माना जा सकता था कि जो छोटे सेगमेंट्स की बाइक होती हैं 100cc 200cc उसमें कोई कंपटीटर आ सकता है, लेकिन ऑलरेडी होंडा आप देख सकते हैं कि होंडा है, स्प्लेंडर जो आपकी बाइक जो सबसे ज़्यादा सेल होती है इंडिया के अंदर, वो भी हीरो होंडा बनाया करती थी। तो उस सेगमेंट में हम कह सकते हैं कि वो ऑलरेडी डोमिनेट करती थी। लेकिन 350 के सेगमेंट में अगर रॉयल एनफील्ड को कोई बीट करने वाली बाइक आगे आई वो होंडा CB350 थी। देखिए, जब कभी आप किसी डीलरशिप पे जाते हैं कोई भी बाइक या गाड़ी परचेज करने के लिए, तो आप कुछ चीज़ें अपने दिमाग में सहेज कर जाते हैं, जैसे कि प्राइस हो गया कि भाई मुझे इस बजट तक की कोई बाइक परचेज करनी है, और मुझे इस कलर की बाइक लेनी है, या मुझे इस पर्पस के लिए बाइक लेनी है, या मुझे लॉन्ग ड्राइव के लिए बाइक लेनी है। तो आप कुछ चीज़ें अपने दिमाग में धारण करके जाते हैं। तो उनमें सबसे पहले जो चीज़ आती है वो होती है प्राइस। हम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं हिंदुस्तान में खास तौर से, क्योंकि प्राइस के बिना आपकी बजट या आपकी जेब आपको अलाउ करे या ना करे, तो ये सबसे पहले इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है। तो अगर CB350 की बात करते हैं तो ये बाइक स्टार्ट हो जाती है लगभग 2 लाख, और अभी मुझे पता नहीं है इसका करंट का प्राइस कितना है, शायद कुछ प्राइसेस बढ़ गए हैं फ्यूल हाइक की वजह से। तो 2 लाख से 2,20,000 अगर हम मान के चलें, अगर आपका इतना बजट है तो CB350 इतने में आ जाएगी। दूसरी जो चीज़ आपके दिमाग में आएगी वो होगी लुक। देखिए, अगर हम ये कहें कि लुक्स मैटर नहीं करती हैं, ये जो बात होगी ये झूठ होगी, क्योंकि लुक्स मैटर करती हैं। आप कई बाइक्स ऐसी आती हैं जिसको आप देख के कहेंगे कि ये भाई अच्छी नहीं है, अगली लुक है। किसी बाइक को आप देखते कहेंगे वाह क्या बाइक। तो लुक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर फील्ड में। तो बाइक्स की दुनिया में अगर देखें तो लुक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो लुक्स के बारे में बात करते हैं। CB350 जो डिज़ाइन है ये एक रेट्रो लुक के लिए जानी जाती है। अब रेट्रो लुक के लिए क्यों जानी जाती है? क्योंकि देखिए, CB जो मोटरसाइकिल सीरीज़ है होंडा की, ये कम्यूटर बाइक होती है या सिटी बाइक बोल सकते हैं आप। तो जो लुक वाइज अगर आप देखें, देखिए एक पुरानी मोटरसाइकिल अगर मैं आपसे कल्पना करने के लिए कहूँ तो आप क्या देखेंगे? उसमें एक राउंड हेडलाइट होगी और थोड़ा ओल्डेस्ट काइंड ऑफ डिज़ाइन होगा, ज़्यादा चमक धमक नहीं होगी। तो CB350 लगभग कुछ ऐसी ही है। तो जो थीम है CB350 का वो थोड़ा सा ओल्डेस्ट लुक में है। जैसे कि आप देखेंगे राउंड हेडलाइट होगी, हालांकि वो अलग बात है कि उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करके उसमें LED भी लगा दी है, लेकिन ओवरऑल लुक जो है वो रेट्रो टाइप है। बड़ा टैंक होगा, लंबा टैंक होगा, और एक सिंगल यूनिट की सीट होगी जो कि आगे से नीचे होगी फिर उसके बाद उठ जाएगी। तो सिंगल सीटेड होती है वो, मतलब बैठ सकते हैं 2, लेकिन शुरू से लेकर आखिरी तक वो सिंगल ही सीट रहती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि उसका जो बैठने का जो पोस्चर होगा वो भी हम आएंगे उस पर। और इंडिकेटर आप देखेंगे वो छोटे छोटे साइड में इंडिकेटर। उसके बाद आपको मिलते हैं मैट फेंडर्स। तो ये सारी जो चीज़ें अगर आप इसको जोड़ें तो एक तालमेल अगर बनाते हैं तो एक ओल्ड रेट्रो काइंड ऑफ मोटर बाइक की एक छवि बनकर निकल के आती है। तो भाई लुक से पता लग गया कि ये एक रेट्रो फिनिश आपको देगी। और
ऐसा नहीं कह सकते कि इस तरह की बाइक्स को नहीं पसंद करते। आप अभी भी अगर वेस्टर्न कंट्रीज में जाएंगे तो वहाँ पर आपको रेट्रो लुक के पसंद करने वाले लोग ज़्यादा दिखाई देंगे। मैंने भी जब हार्ले डेविडसन सबसे फर्स्ट टाइम परचेज करी थी तो मैं भी यही सोच के गया था कि टर्मिनेटर वाली बाइक जो कि ओल्ड रेट्रो, थोड़ा खुल के उसको बैठ के चलाएं, इस तरह की बाइक होनी चाहिए। तो ऐसे भी लोग हैं जो ओल्डिश काइंड ऑफ लुक को पसंद करते हैं। तो CB350 बिल्कुल सटीक बैठती है अगर आपकी भी इसी तरह की तमन्ना है। एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँ तो वो है अलॉय व्हील्स। अगर अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन आप देखें तो वो इसमें एक क्लासिक रेट्रो फिनिश आपको प्रोवाइड करता है, जो कि एक एड ऑन है ओल्ड रेट्रो मोटरसाइकिल्स के अंदर। तो एक तरफ आपको ओल्डिश लुक भी मिल गई, एक तरफ आपको थोड़ा स्टाइल भी मिल गया। लेकिन कन्वेंशनल जो मोटरसाइकिल्स होती हैं उससे आप फिर भी कंपेयर करें तो ये रेट्रो लुक आपको ज़्यादा डोमिनेटिंग दिखाई देगी। इसके बाद जो तीसरा फैक्टर आता है वो होता है परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस में जाने से पहले मैं एक चीज़ और बताऊंगा आपको कि परफॉर्मेंस भी, इंजन की परफॉर्मेंस अलग होती है, साथ में अगर मटेरियल जो उसमें यूज़ किया गया है या जो उसकी फिनिशिंग क्वालिटी है, ये भी एक उसकी परफॉर्मेंस का ही पार्ट है। तो सबसे पहले अगर देखते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस को अगर हम डिवाइड कर लेते हैं तो परफॉर्मेंस जो है वो मटेरियल क्वालिटी की अगर हम बात करते हैं, मटेरियल क्वालिटी और साथ में इंजन क्वालिटी ऑफ इंजन हम अभी बाद में आएंगे। पहले आप इसके मटेरियल क्वालिटी की बात करते हैं। तो मटेरियल क्वालिटी में आज तक कोई शिकायत नहीं आई है। अगर आप रॉयल एनफील्ड की मेटियोर 350 के साथ कंपैरिजन करते हैं तो देखिए मेटियोर 350 में बहुत सारी शिकायतें आपको मिली होंगी, जैसे कि उसमें जंग लग जाना या प्लास्टिक का इस्तेमाल करना कई जगह पे। तो वो चीज़ आपको CB350 में नहीं देखने को मिलेगी। जैपनीज इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं कि क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं चलेगा। तो आंख बंद करके आप CB350 की मटेरियल क्वालिटी पे भरोसा कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंजन क्वालिटी पे। तो दोस्तों, अगर इंजन की क्वालिटी की हम बात करेंगे उससे पहले मैं आपको एक टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगा जिसका नाम होता है ऑटोमेटिक ट्रैक्शन कंट्रोल। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि CB350 के अंदर होंडा ने इस्तेमाल की है। अगर हम बात करते हैं एक बाइक की, इसके जो रियर टायर का जो ट्रैक्शन होता है अगेंस्ट द रोड, ये ट्रैक्शन अगर मैं कहूँ कि इंजन को पहले ही पता लग जाए कि किस तरह का ट्रैक्शन देना है, किस तरह का टॉर्क देना है, और अगर ये टॉर्क कंट्रोल्ड हो तो इस बाइक की स्किडिंग जो होगी वो ना के बराबर हो जाएगी। तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मैं आपको इसके बारे में कभी डिटेल में बताऊंगा, काफ़ी लंबा टॉपिक है। तो आप इतना समझ लीजिए कि जो इसका ट्रैक्शन है ये कंट्रोल्ड वे में आता है। इंजन जो पावर ऑफ डिलीवरी जो इसकी देता है वो एक कंट्रोल्ड वे में आती है, जिसकी वजह से बाइक स्किड नहीं होगी। जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर है ये बहुत ही स्मूथ हो जाएगा। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, मैं ताज्जुब मानता हूँ कि एक इस तरह की मोटरसाइकिल में, एक 2 लाख के अंदर की मोटरसाइकिल के अंदर होंडा ने प्रोवाइड करने की कोशिश की। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है होंडा की तरफ से, जो कि बीट कर देता है और बाकी बाइक्स को। तो CB350 का इंजन आपको 349 सीसी के अंदर मिलता है। 349 सीसी में आपको 21 PS का पावर जनरेट होता हुआ मिलेगा और साथ में 30 न्यूटन मीटर की आपको टॉर्क मिल जाएगी। जो PS है इसको फर्डेस स्टार्क बोलते हैं। ये एक पता नहीं जर्मन है या फ्रेंच टर्म है, ये मुझे पता नहीं है। तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो किलोवाट में। सिंपली इसको मल्टीप्लाई बाय 1.3 आप कर देना तो ये आपको किलोवाट में इसकी पावर मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आइए इसका डायनोजेट कर्व देख लेते हैं। डायनोजेट कर्व एक ऐसा कर्व होता है जिसमें आपको जो RPM है और जो पावर है और जो ये टॉर्क है, इसका एक रिलेशनशिप आपको दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं कि CB350 के जैसे जैसे RPM बढ़ते जाते हैं ऐसे ऐसे पावर की आउटपुट भी लीनियरली बढ़ती चली जाती है। यहीं अगर टॉर्क की बात करते हैं तो टॉर्क इसमें थोड़ा सा मार खा गया। वो कैसे कि देखिए, जैसे जैसे आप लोअर RPM पे देखते हैं तो टॉर्क आपको कम दिखाई देता है, लेकिन ये सब्सटेंशियली बढ़ जाता है। उसके बाद जब ये बढ़ जाता है तो काफ़ी RPM, जब इसके 3000 RPM आ जाते हैं तो ये मैक्सिमम पीक पर रहेगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि जैसे ही 3000 RPM आएंगे तो मैक्सिमम टॉर्क जो कि 30 न्यूटन मीटर का आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप देख रहे हैं कि RPM बढ़ते जा रहे हैं तो आपका टॉर्क भी घटता जा रहा है। ये एक नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन जब कभी भी आप बाइक परचेज करने जाते हैं तो लोग आपको
सिर्फ ये 30 न्यूटन मीटर की बात करते हैं। तो आप जब कंपैरिजन करते हो किसी बाइक के साथ तो आप सीधा ये 30 न्यूटन मीटर देख के कंपेयर कर देते हो। मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ। ये 30 न्यूटन मीटर आप देख सकते हैं एक सर्टेन आरपीएम पे है, ना कि ओवरऑल घटता बढ़ता रहता है। तो इंजन की परफॉर्मेंस आपको समझ में आ रही है कि 21 फेडर स्टॉक का आपको पावर आउटपुट मिल रही है, साथ में 30 न्यूटन मीटर। तो इंजन ठीक ठाक अच्छी खासी 350 सीसी में एक सिंगल सिलेंडर इंजन के अंदर आपको मिल रही है। तो मैं यही कहूँगा कि इससे बेहतर एक पैकेज नहीं मिल सकता 350 सीसी में। अगर हम इंजन की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो रोल ओवर्स के बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रोल ओवर्स में आप देख सकते हैं कि 0 से 60 तक पहुंचने में इस बाइक को 4.39 सेकंड लगते हैं। वहीं 0 से 100 का अगर ओवरऑल टाइम देखा जाए तो 12.5 लगभग सेकंड ये लेती है। अब आप ध्यान से एक चीज देखिए कि जो 30 से 70 है इसमें पहुंचने के लिए इसने सिर्फ 6.11 सेकंड लिए। यानी कि 0 से जो 30 तक का जो सफर है और जो 70 से 100 का सफर है ये इसने ज्यादा समय लिया, क्योंकि आप देखिए 6 सेकंड में इसने 30 से 70 लिया और बचे हुए जो 6 सेकंड है उसमें इसने 0 से 30 और 70 से 100। इसका मतलब जो हायर टॉर्क है, हायर आरपीएम की साइड जब जाती है बाइक, वो थोड़ा सा स्लगिश है, और जो लोअर आरपीएम पे जो टॉर्क है वो भी थोड़ा सा स्लगिश है। तो स्टार्टिंग में आपको ऐसा महसूस होगा कि एकदम से टॉर्क नहीं पकड़ेगी, लेकिन एक बार जब आप आरपीएम इंक्रीज करेंगे तो टॉर्क पकड़ती चली जाएगी। और ओवरऑल जो 0 से 100 का सफर है वो 12.5 सेकंड में ये कंप्लीट कर देती है। तो डिलीवरी ऑफ पावर सडनली बहुत फास्ट हो जाता है, ये चीज आपको भूलनी नहीं है। हाँ, ये भी ध्यान रखना है कि लोअर आरपीएम पे ये थोड़ी सी स्लगिश है। दोस्तों, CB350 के पोस्चर की बात करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है मैं इसके बाद में बताऊंगा आपको वजह। देखिए, CB350 का अगर आप राइडिंग पोस्चर देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो लेग का पैटर्न है ये या तो स्ट्रेट आपको दिखाई देगा या थोड़ा सा टुवर्ड्स बिहाइंड आपको दिखाई देगा। ये क्रूजर टाइप ऑफ पोस्चर नहीं है। अगर आप एक ट्राइंगल आप देखें तो देखिए, ये आपको जो ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, इस ट्राइंगल से डिसाइड करते हैं कि हमारी बाइक कितनी कंफर्टेबल हो जाती है। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, हैंडल पे ज़्यादा झुकना नहीं पड़ रहा, थोड़ा सा पीछे की तरफ हैंडल किया गया है। तो ये जो जगह आपको दिखाई दे रही है ये थोड़ी सी आपको कंफर्ट और कुशन दे देगी, तो आप थकेंगे नहीं। ज़्यादा लंबी दूरी के लिए मैं नहीं कहूँगा, रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ज़्यादा लंबी दूरी पे रोडस्टर आपको परेशान कर देती है। वहाँ पर आपको अगर हाईवे है या बहुत बड़ा एक्सप्रेसवे है तो आपको क्रूजर ही स्टाइल पसंद कर लेना चाहिए। रोडस्टर आपको सिर्फ सिटी कम्यूटेशन के लिए ही हेल्प करेगा, ज़्यादा लंबी दूरी के लिए रोडस्टर ज़्यादा हेल्प नहीं करता है। आप जल्दी से थक जाएंगे और आपका जो बैक है ये पेन करना स्टार्ट कर देगी, इसलिए मैं रोडस्टर को ज़्यादा लंबी दूरी के लिए रिकमेंड नहीं करता। अब मैं आपसे क्यों इतना इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ पोस्चर को, क्योंकि देखिए अमूमन ये देखा गया है कि जो लोग मेटियोर 350 लेने जाते हैं वो कैंसिल कर देते हैं उसको, और फिर क्योंकि उनको डिलीवरी शायद टाइम पे नहीं मिल पाती है तो उसको वो सोचते हैं कि इसको चेंज करके CB350 को ले लिया जाए। तो देखिए, क्रूजर जो डिज़ाइन होता है, जैसा मैंने बताया कि क्रूजर डिज़ाइन में आपकी बाइक जो होगी वो पीछे की तरफ हल्की सी झुकी होगी, और जो रोडस्टर है वो आपकी लगभग स्ट्रेट आपको दिखाई देगी, और लेग की पोजीशन या तो स्ट्रेट होगी या फिर आपको हल्की सी पीछे दिखाई देगी, और क्रूजर में आपको इस तरह की लेग की पोजीशन दिखाई देगी। तो दो अलग अलग स्टाइल को आप मिक्स कर देते हैं परचेज करते समय, जो कि एक बहुत समझदारी भरा विकल्प नहीं होगा। तो अगर आप मेटियोर 350 लेने जाते हैं तो उससे स्टिक ही रहिए। आप CB350 को तभी पसंद करें जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है या आपको पसंद ही CB350 आ रही है। ये दो बाइक्स बिल्कुल अलग अलग कैटेगरी की बाइक्स हैं। अगर CB350 आपको लेनी है तो मेटियोर की तरफ सोचिए मत, वो बिल्कुल ही अलग किस्म की बाइक है। तो उम्मीद करूंगा आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे CB350 को लेके। अगर फिर भी आपको कोई ऐसा सवाल ऐसा पूछना है या आपका कोई डाउट है जो क्लियर नहीं हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन पर प्रयोग कीजिए, आप उसमें लिखिए और मैं कोशिश करूँगा उसको सॉल्व करने के लिए। तो दोस्तों, उम्मीद यही करूँगा कि आप अगर मन बना रहे हैं CB350 का तो आप ज़रूर परचेज़ करिए। बहुत अच्छी बाइक है, थोड़ी सी कमियाँ ज़रूर हैं, जैसे कि डिज़ाइन में कोई कमी नहीं है, डिज़ाइन बहुत अच्छा डिज़ाइन है, होंडा का डिज़ाइन बीट करने वाला कोई भी नहीं है। रॉयल एनफील्ड दूर दूर तक भी क्वालिटी में इसके पास नहीं आती है। कमी सिर्फ एक ही दिखाई देती है, वो है डीलर्स की कमी। आप ऐसा समझ लीजिए कि आप सिर्फ बड़े अगर शहर में आप रहते हैं तो ही आप इस बाइक को परचेज करें, क्योंकि आपके लिए डीलरशिप बहुत नज़दीक रहेगी। छोटे शहरों में डीलरशिप्स नहीं है, अभी फ़िलहाल की सिचुएशन बहुत बेकार है CB350 की। तो छोटे शहरों से बड़े शहर में आपको ले जानी पड़ेगी सर्विसिंग के लिए और
कोई भी अगर पार्ट्स चेंज करने हैं तो आपको बड़े शहरों की तरफ रुख करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत बड़ा साइन नहीं है। CB350 एक बहुत अच्छी मोटरसाइकिल है। इसको बनाने से पहले होंडा को थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना चाहिए कि कैसे इसकी रीच को बढ़ाया जाए। आप ये देख लीजिए कि मर्सिडीज के जो शोरूम है वो भी होंडा CB350 के जो शोरूम्स हैं उनसे ज़्यादा है इंडिया के अंदर। तो रीच की वजह से मैं थोड़ा सा हिचकता हूँ इस बाइक को रिकमेंड करने के लिए। लेकिन फिर भी अगर आप बड़े शहर में रहते हैं और आप कन्वीनियंस महसूस करते हैं इसको बड़े शहर तक या डीलरशिप तक ले जाने के लिए, तो आप बेझिझक इस बाइक को पसंद कर सकते हैं। कॉलेज के लिए ये बहुत अच्छी रहेगी, ऑफिस जाने के लिए ये बहुत अच्छी रहेगी। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर इस तरह के टेक्निकल वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलूंगा मैं अगली वीडियो में एक नए टेक्निकल कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए राइड सेफ, ड्राइव सेफ और लॉकडाउन के समय पे अपने परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।